24 का अब रण प्रचंड है। ध्येय बस अब जीवन मरण है। घिरते रचते नए व्यूह, किस तरफ चलेगा जनसमूह। गहरे घात, तीखा प्रतिघात। नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। इनके 10 साल का कार्यकाल आप देखोगे तो ये ब्रह्मांड की सबसे झूठी पार्टी है। केवल नाम में इंडिया गठबंधन नहीं है, दिल में इंडिया है, दिल में। साध अर्जुन गांडीव सा। एक तरफ लीला है, लय है, तो सामने राष्ट्रवाद की जय है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कौन गिरेगा कौन उठेगा ये मत पूछ, तू कर बस कूच। तो न तुक भिड़ाइए न तर्जुमा बताइए, 24 की जंग है बस कूद जाइए। इसी सूत्र पर कूदा इंडी गठबंधन धड़ाम से दिल्ली के रामलीला मैदान में। मंच घने और चमकते राज परिवारों से चकमक हो गया। कौन कौन सुशोभित हुए मंच पर, जरा ये भी देखिए। गांधी परिवार से राहुल, प्रियंका, सोनिया थे। अब्दुल्ला परिवार के फारूक और उमर अब्दुल्ला थे। मुलायम परिवार के अखिलेश थे। लालू परिवार के तेजस्वी, मुफ्ती परिवार से महबूबा, तो वहीं शरद पवार, केजरीवाल परिवार से सुनीता केजरीवाल और हेमंत सोरेन के परिवार से कल्पना सोरेन। और लीला देखिए, सभी देश के लोकतंत्र की रक्षा के लिए समान सुर से जुटे। आइए मिलकर एक नया भारत बनाते हैं। 140 करोड़ लोगों के सपने का भारत। आज मैं देश के 140 करोड़ लोगों को ऐसा भारत बनाने के लिए आह्वान करता हूं। भारत में ये तानाशाही नहीं चलेगी। हम लड़ेंगे, जीतेंगे। अगर देश बचाना है तो हमारे आपके वोट से बचेगा। वोट से ही लोकतंत्र बचेगा, वोट से ही संविधान बचेगा, वोट से ही आरक्षण बचेगा और वोट से ही हमारे देश की आबादी के 90% लोग जो पीड़ित हैं उनको बचाने का काम होगा। देश के लोकतंत्र, देश के संविधान, देश के भाईचारा को बचाने के लिए जिस हिसाब से देश में बांटने का काम किया जा रहा है, भाई को भाई से लड़ाया जा रहा है, नफरत की राजनीति की जा रही है, उसलिए हम सब नेता आपकी लड़ाई के लिए हम सब लोग आए हैं। बीजेपी शासन द्वारा पैदा की गई अलोकतांत्रिक बाधाओं के बावजूद इंडिया गठबंधन लड़ने, जीतने और हमारे लोकतंत्र को बचाने के लिए दृढ़ और आश्वस्त है। एक बात याद रखिए, अगर आप लोगों ने पूरे दम से वोट नहीं दिया तो इनकी मैच फिक्सिंग कामयाब हो जाएगी। यह आप भूलिए मत। और जिस दिन मैच फिक्सिंग कामयाब हो गई उस दिन आपका संविधान, हमारा संविधान खत्म हो जाएगा। कमाल ये है कि जिस रामलीला मैदान में कभी तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर लोकतंत्र को खत्म करने के आरोप लगाते केजरीवाल ताल ठोकते थे, उसी मैदान के मंच से जनता ने एक और लीला देखी कि सुनीता केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता कांग्रेस के साथ खड़े थे। हमारा देश परिवारवाद और दोस्तवाद की वजह से पीछे रह गया। एक पार्टी ऐसी है जिसने केवल और केवल एक परिवार के लिए काम किया, सारा सरकारी पैसा एक परिवार के लिए लुटा दिया। हमें प्रण लेना पड़ेगा कि अब इस देश से परिवारवाद खत्म करना है, दोस्तवाद खत्म करना है। अब सरकारी पैसा परिवार के ऊपर खर्च नहीं किया जाएगा, अब सरकारी पैसा दोस्तों के ऊपर खर्च नहीं किया जाएगा। तो क्या वो लीला थी या ये लीला है?
सवाल भरोसे का है। माना कि राजनीति ये मानकर चलती है कि जनता की याददाश्त कमजोर होती है, पर यह भी तो याद रखना होगा कि जनता जो देखती है वो साफ साफ देखती है, और जनता देख रही है कहां पारिवारिक लीला है और कहां देश को लेकर लॉन्ग विजन है। रविवार का दिन चुनावी रण के हिसाब से बेहद अहम रहा। एक तरफ दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी गठबंधन की रैली हुई, तो दूसरी तरफ मेरठ से पीएम मोदी ने 24 के चुनावी रण का शंखनाद कर दिया। तो क्या 24 का चुनावी रण प्रधानमंत्री मोदी के भारत और इंडी गठबंधन के लोकतंत्र बचाओ के नारे के बीच होगा? मुद्दा महज खपच्चियां तान कर महागठबंधन को खड़ा कर देने भर का नहीं है, बल्कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर देश को खड़ा करने का है। सवाल यह है कि राजनीतिक लीलाओं से देश चलेगा या तय लक्ष्यों से। तो क्या 24 की महाभारत दरअसल लीला बनाम लक्ष्य के दो रास्तों में से किसी एक को चुनने की है? पर्चा खुला है महागठबंधन की लीला बनाम मोदी के लक्ष्य का। 24 में जो मुद्दे मंच से विपक्षी गठबंधन उछाल रहा है, उसमें लोकतंत्र बचाना, मोहब्बत की दुकान, जातीय कार्ड और करप्शन पर ईडी के एक्शन को लेकर सवाल है। तो दूसरी तरफ एनडीए के मुद्दे हैं इंडिया 2047 यानी विकसित भारत का विजन, करप्शन पर एक्शन और 2025 तक भारत को दुनिया की 3rd इकोनॉमी बनाने का मिशन। केसर है, ये भी कश्मीर का है, सारा किसानों का ये पूरा वैल्यू एडिशन होता है और बहुत ग्लोबली एक्सपोर्ट होता है। ये हमारे यहाँ वोकल फॉर लोकल मेरा एक मूवमेंट चल रहा है, और दूसरा मेरा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को मैं बहुत प्रमोट कर रहा हूँ। मैं कहीं भी विदेश जाता हूँ, मेहमानों को कुछ देना है तो किसी डिस्ट्रिक्ट के लेकर जाए, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग प्राउड फील करते हैं। और हर भारतीय का बढ़ता गर्व ही विपक्ष के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। जिन आरोपों पर विपक्ष मोदी को घेरता है, उन्हीं आरोपों की जमीनी हकीकत कुछ अलग ही तस्वीर दिखाती है। इसलिए बात हवाई बातों और विपक्षी आरोपों की नहीं है, बल्कि उस धरातल की है जो लोगों को वास्तव में कनेक्ट करता है। जिन योजनाओं को लेकर विपक्ष मोदी का मजाक उड़ाता है, उन योजनाओं ने कैसे देश के आम व्यक्ति की जिंदगी पर असर डाला, उसे इन योजनाओं के असर वॉल्यूम से भी समझ सकते हैं। जैसे बीते करीब 10 सालों में 3 करोड़ पक्के आवास गरीबों को मिले। इतने मकानों से ऑस्ट्रेलिया के हर एक व्यक्ति को घर मिल सकता है। इसी तरह 11 करोड़ टॉयलेट देश में बने। आबादी के हिसाब से देखें तो इसका मतलब है जर्मनी के हर एक व्यक्ति को टॉयलेट। देश में 2 करोड़ 43 लाख पानी के कनेक्शन सरकार ने दिए। इस हिसाब से देखें तो ब्राजील के हर एक व्यक्ति को पानी का कनेक्शन मिलता है। उत्तर प्रदेश के विकास में जो तत्व बाधक थे, उन बाधाओं को दूर करा करके उत्तर प्रदेश को नेतृत्व और मार्गदर्शन दे करके आज नए भारत के नए उत्तर प्रदेश को हम सबके सामने प्रस्तुत किया है। मोदी की खींची यही लकीर विपक्ष के लिए लक्ष्मण रेखा बन गई, जिसे पार करने की फिराक में वो पिछले 10 सालों से है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि इतने लंबे समय के बाद भी मोदी मॉडल के काउंटर मॉडल के तौर पर विपक्षी नेताओं के पास सिर्फ आंगन टेढ़ा होने वाले एक्सक्यूज हैं। ये जो चुनाव हो रहा है, नरेंद्र मोदी जी इस चुनाव में मैच फिक्सिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो उनका 400 सीट का नारा है, ये बिना ईवीएम के, बिना मैच फिक्सिंग के, बिना सोशल मीडिया और प्रेस पर दबाव डालकर खरीदकर ये 180 पार नहीं होने जा रहा है। तो क्या 24 के मैदान में एक ढाल लेकर कांग्रेस समेत विपक्षी गठबंधन ने चलने का फैसला कर लिया है? खासकर राहुल गांधी ने, जिनकी लीडरशिप एक बार फिर 24 के चुनावों में दांव पर है। विपक्ष का सबसे बड़ा संकट है गवर्नेंस मॉडल। बीते 10 सालों में केंद्र में न सही, लेकिन जहां भी कांग्रेस या दूसरे दलों की सरकारें रहीं, वहां के मॉडल को तो रामलीला के मंच से रखा जा ही सकता था। कांग्रेस अपने तेलंगाना और कर्नाटक मॉडल को बता सकती थी,
तृणमूल कांग्रेस बंगाल मॉडल को दिखा सकती थी, आम आदमी पार्टी दिल्ली के गवर्नेंस मॉडल को दिखा देती, लेकिन हुआ ये नहीं। कांग्रेस अगर तेलंगाना कर्नाटक मॉडल की बात करती तो छत्तीसगढ़ राजस्थान मॉडल की चर्चा भी डोमेन में शुरू हो जाती, जहां कांग्रेस हारी। टीएमसी अगर बंगाल मॉडल की चर्चा करती तो संदेश खाली में फंसती। आम आदमी पार्टी अगर दिल्ली मॉडल की बात करती तो शराब घोटाले में उलझ जाती। तो क्या यही वजह थी कि गवर्नेंस मॉडल के बजाय सिर्फ हमले की रणनीति को चुना गया? आज यहां दिल्ली की जनता से पूछना चाहते हैं, वो लोग नारा लगा रहे हैं, टारगेट फिक्स कर रहे हैं, अब की बार 400 पार। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही ईवीएम सेटिंग हो चुका है। ये लोग फिर भी आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि आप लोग, ये लोग जो नारा लगा रहे हैं, क्या वो सच होगा या वो सत्ता से बेदखल करिएगा? मतलब इंडी गठबंधन तैयार हुआ है चित भी मेरी पट भी मेरी के कमाल के सूत्र पर। राहुल गांधी सोशल मीडिया और मीडिया वगैरह के कंधे पर रखकर बंदूक तो चलाते हैं, तो वहीं तेजस्वी ईवीएम का शिगुफा छोड़ते हैं। क्या विपक्ष समझ रहा है कि 24 के रण में चारों खाने चित्त होने वाला है और बस इंडी गठबंधन की तरफ से कोरम भर पूरा किया जा रहा है? विपक्ष जब लोकतंत्र बचाओ का ऐलान रामलीला मैदान से करता है तो इस सवाल में उलझ भी जाता है कि क्या विपक्षी गठबंधन का ये मुद्दा देश की जनता को कनेक्ट कर पाएगा या फिर इस मुद्दे के साथ सभी के वोट शेयर को इकट्ठा कर एक सम्मानित नंबर हासिल करने की ये कोशिश है। अगर 2019 के लोकसभा चुनावों को देखें तो वोटों का गणित कुछ इस तरह दिखाई देता है। बीजेपी को जहां पूरे देश में 37.7% वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस को 19.6% वोट हासिल हो सके थे। लेफ्ट पार्टियों को 2.3%, पवार की एनसीपी को 1.4%, तो ममता की टीएमसी को 4.1% वोट मिले थे। कांग्रेस को लगता है कि अगर सभी का वोट शेयर मिल जाएगा तो 10 वर्षों से छिना ताज गांधी परिवार में वापस आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस की मजबूरी यह है कि उसे भीड़ जुटाने से लेकर वोट गिराने तक सहयोगी पार्टियों के काडर की जरूरत है। 10 साल के सत्ता वनवास से कई स्टेट्स में कांग्रेस कमजोर पड़ चुकी है। कांग्रेस और टीएमसी के बीच बंगाल में बात नहीं बन सकी, लेकिन लीला देखिए, रामलीला मैदान में इंडी गठबंधन के मंच पर ममता ने डेरेक ओब्रायन और सागरिका घोष को भेज दिया। बंगाल में दीदी चुनावी मंच से कांग्रेस और लेफ्ट को लताड़ती रही, तो रामलीला मैदान में सागरिका घोष इंडी गठबंधन की मजबूती का बिगुल फूंकती रही। तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की तरफ से मैं कहना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस का पूरा समर्थन, ममता बनर्जी का पूरा समर्थन अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, आम आदमी पार्टी के साथ है। मैं ये भी दोहराना चाहती हूं कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पूरी की पूरी तरफ से हम इंडिया अलायंस में शामिल हैं। आप कहेंगे गजब लीला है भाई, लेकिन सच यही है जो दिख रहा है। इंडी गठबंधन का कंफ्यूजन, फ्यूजन और इल्यूजन साफ है, और यही विरोधाभास पूरे गठबंधन की विश्वसनीयता पर एक बड़ा सवाल पैदा करता है। कुछ लोग कहते हैं कि 24 की लड़ाई मोदी विजन बनाम इंडी कंफ्यूजन के बीच है। इसकी वजह है कि साफ विजन देश को लेकर विपक्ष का तो कम से कम नहीं दिखाई देता। पीएम मोदी यहां चुनावी मंच से नए भारत और भविष्य के भारत की तस्वीर रखते हैं और उसे अपने कामों से सपोर्ट करते हैं। वहीं विपक्ष का जोर और नारा सिर्फ लोकतंत्र बचाने को लेकर। लेकिन सवाल ये है कि विपक्ष जिस लोकतंत्र को बचाने का शोर राजनीतिक मंचों से कर रहा है, वो लोकतंत्र कहां खतरे में है? कहीं ऐसा तो नहीं कि विपक्ष के लिए लोकतंत्र बचाने का मतलब उसके लिए सत्ता के परिवार तंत्र को बचाने का है? मेरठ में पीएम मोदी की सभा में पहुंचे लोगों ने इन सवालों का जवाब दिया। बड़ा बड़ा पोस्टर लगाए, लोकतंत्र बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र नहीं बचा रहे, ये भ्रष्टाचार बचा रहे हैं। तो देश को खतरे में डाल रही है, विपक्ष तो देश को खतरे में डाल रही है। आज एक रैली दिल्ली में भी हुई है और दिल्ली में सारे विपक्षी नेता दिखाई दिए हैं। केजरीवाल
जेल में हैं, ईडी की कस्टडी में हैं, उनकी पत्नी की एक तरीके से लॉन्चिंग। तो आप लोग उन नेताओं को कैसे देखते हैं एक मंच पर? देखो जी, वे हैं भ्रष्ट आदमी। उनके अंदर क्या है, उन्होंने चोरी कर रखी है, चोरी करके वो जेल में गए हैं। उस चीज का भी विद्रोह कर रहे हैं कि चोरी भी कर रहे हैं और सीना चोरी भी कर रहे हैं। ये कर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था कि भ्रष्टाचारियों को माफ नहीं करूंगा। ईडी अपना काम कर रही है, इसमें भारतीय जनता पार्टी कोई रोल नहीं है। उमर राम और बगल में छुरी, ईमानदारी का ढोल बजाने वाला भ्रष्टाचार करे, फिर कैसी ईमानदारी? तो क्या यही वजह है कि जो मोदी के कभी कट्टर राजनीतिक विरोधी रहे वो मोदी के हो गए? ऐसा क्या है जो मोदी विरोधियों को भी मोदी का कायल बनाता है? आज हम देखते हैं केंद्र सरकार कोई निर्णय लेती है, कोई प्राथमिकता बनाती है, कोई योजना बनाती है, कोई निवेश करती है, तो सीधा लाभार्थी के खाते में पैसा जाता है। मैं पूछना चाहता हूं, यही तो चौधरी चरण सिंह जी की ईमानदारी का प्रतीक है। यही उनके ईमानदारी और नैतिकता का बढ़िया उदाहरण जो सरकार करके दिखा रही है। तो ये है मोदी नीति, जो राष्ट्र नीति और लोक नीति के योग से बनी है, जिसमें अथक काम है, कमिटमेंट है, कन्विक्शन है, समर्पण है और संकल्प है। आप सब मेरे साथ बोलिए, विकसित भारत के लिए 400 पार, विकसित भारत के लिए, विकसित भारत के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, गरीबी से मुक्ति के लिए, युवाओं को नए अवसर के लिए, युवाओं के नए अवसर के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, नारी सशक्तिकरण के लिए, किसानों की समृद्धि के लिए, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए। तो क्या करप्शन पर मोदी का यही अटैक विपक्षी गठबंधन में खरमंडल मचा रहा है? क्योंकि जो भीतर गए वो अब तक बाहर नहीं आए और अभी जाने वालों की लिस्ट लंबी है। सवाल तो ये भी पूछे जा रहे हैं कि सुनीता केजरीवाल को आगे कर क्या सीएम केजरीवाल ने परिवार तंत्र वाले विपक्ष में शामिल होने की न्यूनतम योग्यता भी पूरी कर ली है? क्या 2024 का चुनाव परिवारवाद और भ्रष्टाचार बनाम 2047 के भारत पर टिका है? खास बात यह है कि महागठबंधन कई विरोधाभास से भरा हुआ दिखता है। एक तरफ मंच से एकजुटता की बात की जाती है तो दूसरी तरफ कई ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जो विपक्ष के इस एकजुटता के दावों को कमजोर करती हुई दिखती है। विपक्ष की सबसे बड़ी कमजोरी मोदी ही है, लेकिन ये बात भी विपक्ष बखूबी समझता है कि मोदी पर सीधे हमले बाउंस बैक कर सकते हैं, खेल बिगड़ सकता है। तो क्या इसलिए लोकतंत्र को बचाने वाली लीला जरूरी है? 24 के चुनावी मैदान में मोदी अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर ताल ठोक रहे हैं, जबकि विपक्ष के पास सिवाय मोहब्बत की दुकान से लेकर जाति एक्सरे और लोकतंत्र खतरे में है जैसी अनगिनत लीलाओं के कुछ और नहीं दिखता। मेरठ से राकेश पांडे और दिल्ली से पुलकित नगर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।